जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी का वायुमंडल। तो इस वीडियो को मैं तो ये थोड़ा बड़ा होगा तो इसको मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको, और आशा यही आपको दिलाऊंगा कि अगर आप मेरा दोनों पार्ट ये वीडियो देख लेंगे तो वायुमंडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके कन्फर्म हो जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल। तो पृथ्वी का मतलब हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि पृथ्वी हमारी एक ग्रह है। तो यहाँ पे हमको मेन बात समझना है वायुमंडल। वायुमंडल दो शब्दों से बना है। वायु का मतलब होता है हवा और मंडल का मतलब होता है घेरा या क्षेत्र। तो कह सकते हैं वायु का क्षेत्र हमारा कहलाता है वायुमंडल। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पृथ्वी का वायुमंडल। तो पृथ्वी के वायुमंडल की परिभाषा यह है कि पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक वायु या कह सकते हैं हवा उपस्थित रहती है, उस क्षेत्र को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। समझ में आ गया होगा परिभाषा। तो जैसे मान लो पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक हवा पाया जाता है, उसी पृथ्वी के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल, अर्थात हवा का क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, जो अगर हम कहें आयतन के अनुसार अगर हम बात करें तो वायुमंडल 30 मील के अंदर स्थित है। और वायुमंडल के अंदर विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो निम्न प्रकार से हैं। तो फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक है नाइट्रोजन गैस। अगर इसकी मात्रा की बात की जाए तो 78.07%, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसको 78% बोलते हैं। अगर एग्जैक्ट की बात करते हैं तो नाइट्रोजन 78.07% होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो नॉर्मली हम लोग ऑक्सीजन को 21% बोलते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 20.93%, अर्थात ये लगभग 21% के बराबर है। नेक्स्ट एक और गैस पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये जंतुओं मानवों के द्वारा रिलीज़ की जाती हैं, और इनके परसेंटेज की बात करें तो इनका परसेंटेज होता है 0.03%। और एक गैस और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्गन, और ये आर्गन ये लगभग 1% के तुल्य होती है। तो ये होता है 0.93%। और आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ये लगभग नगण्य होता है, ये 0.03% होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है वायुमंडल से संदर्भ में कि सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो वो है नाइट्रोजन। और एग्जैक्ट बात की जाए तो लगभग ये 78% होता है, और एग्जैक्ट की बात की जाए तो ये एग्जैक्ट बोलेंगे 78.07। और सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम में हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और 0.03% होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे वायुमंडल में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैसें। तो आइए इसको समझते हैं, जो ये भी मैंने बताया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइए इन गैसों को वन बाय वन हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए, नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं तो इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति, हवाओं की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन होता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। तो ये इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में होती है और परसेंटेज में 78%। देखिए, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण वायुदाब, जैसे आप लोग बोलते हैं ना वायुदाब, वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब के कारण ही हम लोग उड़ नहीं पाते। जैसे पूछा जाता है कि जैसे पक्षी होते वो आसानी से उड़ लेते हैं, जबकि मनुष्य उड़ नहीं पाता। इसका मुख्य कारण है वायुमंडलीय दाब। वायुदाब, हवाओं की शक्ति और प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो प्रकाश का परावर्तन का जो आभास होता है, ये सारा का सारा नाइट्रोजन गैस के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन का अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो जितनी भी चमकीली चीज़ें हमको दिखती हैं चमकते हुए सूर्य के प्रकाश में, वो सारी की सारी चीज़ें प्रकाश के परावर्तन से संभव होती हैं। नेक्स्ट इसमें बन सकता है कि नाइट्रोजन जो गैस होती है इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, और ये स्वादहीन, अर्थात गंध, इसका कोई गंध नहीं होता, स्वाद नहीं होता। और नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ तो ये हो, जैसे आप देखते होंगे आग लगती है तो आग में नियंत्रण हो जाता है आराम से।
तो ये नाइट्रोजन गैस की देन है, जिसकी वजह से आग में नियंत्रण करना बहुत आसान होता है। अगर ये नाइट्रोजन गैस ना होती ना, तो आग में नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। अर्थात कहने का मतलब आग को हम नॉर्मली आसानी से बुझा नहीं सकते हैं। इसमें देखिए, नाइट्रोजन से हम लोग पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो नाइट्रोजन गैस का एक बहुत बड़ा रोल होता है जो पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो यही प्रोटीन भोजन, पेड़ पौधों में भोजन का एक मुख्य अंग होता है। और यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई। तो इतना सारा क्वेश्चन नाइट्रोजन गैस से संबंधित था। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस से देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन गैस। देखिए, ऑक्सीजन गैस को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए, यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो भाई इसको समझते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया था कि जो नाइट्रोजन गैस होती है, ये जब अगर आग लगती है तो उसमें नियंत्रण करने का कार्य करती है। फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि आग तब भी जलती है। नाइट्रोजन गैस होने की वजह से भी नियंत्रण रहता है, फिर भी वो जलती है। इसका मतलब कुछ ऐसी गैसें हैं जो आग लगाने में, आग जलाने में सहायक होती हैं। तो उस गैस का नाम ऑक्सीजन गैस है। तो अगर पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में वह कौन सी गैस है जो आग के लिए मतलब लाभकारी होता है, आग जलाने में मदद करता है, तो वो ऑक्सीजन गैस है। और आग को बुझाने में कौन सहायक होता है, तो वो होता है नाइट्रोजन। तो आग में नियंत्रण करने का कार्य नाइट्रोजन का है, और आग जलाने का जो कार्य है वो ऑक्सीजन का है। और ऑक्सीजन की वजह से, अगर ऑक्सीजन ना होता ना तो आग लग ही नहीं सकती। अगर हम लोग आग जलाते तो आग जल भी नहीं करता है। तो ये मेन श्रेय किसका है? ऑक्सीजन का है। अतः यह ऊर्जा का एक स्रोत है। और ये जो ऑक्सीजन गैस है ये वायुमंडल में लगभग 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और जब हम लोग पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो लगभग 16 किलोमीटर, जैसे ऊपर पहुंचते हैं 16 किलोमीटर तक, फिर उसके ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं तो इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ऑक्सीजन गैस की। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑक्सीजन गैस से संबंधित काफ़ी कुछ पॉइंट आपको सीखने को मिला होगा। अब हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। आइए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 गैस बोलते हैं। और ये मानव जंतुओं के द्वारा ये गैस रिलीज की जाती है। तो आइए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। यह सबसे भारी गैस है, इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह गैस सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है। अतः यह कांच घर एवं पौधा घर, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस बोलते हैं, के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल के निचली परत को गर्म करती है। तो इतने पॉइंट इसके बने हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है यानी एनिमल्स के द्वारा ये रिलीज की जाती है, और यह सभी अन्य गैसों की तुलना में बहुत ज़्यादा भारी होती है। यही कारण है कि पृथ्वी की बहुत ज़्यादा निचली सतहों में पाया जाता है। और बात किया जाए कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, तो उसकी हाइट है 32 किलोमीटर। तो 32 किलोमीटर की हाइट तक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या क्या खासियत है। तो पहला खासियत ये है कि जो सूर्य से किरणें आती हैं, सूर्य से किरणें को ये आने देता है, परंतु जब ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पर टकराती हैं तो इनको जाने नहीं देता है। अर्थात कहने का मतलब, जो सूर्य से किरणें आती हैं उनको आने तो देगा, लेकिन उनको जाने नहीं देगा। तो इसी कारण हम लोग के यहाँ पे एक घटना घटित होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो आप देखते होंगे, जो नर्सरी होता है जहाँ पे पौधा घर होता है, तो वहाँ पे देखा करें पौधों को रखने के लिए एक घर बनाया जाता है। तो उसमें जो सूर्य की किरणें आराम से पड़ती हैं, तो इसी के कारण ऐसा संभव होता है। तो वही यहाँ पे लिखा ना कि अतः यह कांच घर तथा पौधा घर, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस बोलते हैं। ग्रीन हाउस बोलने का तात्पर्य है कि वहाँ पे पौधे रखे जाते हैं, और पौधे हम लोग जानते हैं नॉर्मली उनकी पत्तियाँ हरी होती है, इसलिए ऐसे घर को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल के निचली परत को यह गर्म करता है। तो कहने का मतलब, अगर आप देखते होंगे कि हमारे वायुमंडल में गर्मी भी रहती है, तो गर्मी रहने का मेन श्रेय यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए है क्योंकि प्रकाश की किरणों को तो आने तो देता है,
परंतु उनको जाने नहीं देता है। तो ये जो सूर्य से किरणें आती हैं वो यही वायुमंडल में मंडराती रहती है, अर्थात कहने वालों घूमती रहती, जिसकी वजह से हमारा वायुमंडल गर्म रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कंफर्म हुआ होगा। आइए दोस्तों, एक गैस के बारे में हम लोग और बात करेंगे जिसका नाम है ओजोन। और ये ओजोन गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस होता है, खासकर पृथ्वी के लिए। पृथ्वी में जो भी प्राणी रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है ओजोन। तो देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज परावैंगनिक किरण, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, परावैंगनिक किरणों के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। यह 10 से 50 किलोमीटर की बीच ऊंचाई तक ये स्थित रहता है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की परावैंगनिक किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंच सकती हैं या पहुंचकर कैंसर जैसे बीमारी फैला सकती हैं। तो आइए इसको समझते हैं, थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट ये समझते हैं, जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस ये ऑक्सीजन गैस का ही एक रूप है, क्योंकि ओजोन का जो फार्मूला, रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है O3। तो ये ऑक्सीजन का ही एक रूप है। और यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पर ये मिलती हैं। हाइट पर मिलती है, साथ ही साथ बहुत न्यून मात्रा में होती हैं, बहुत कम मात्रा में और बहुत ऊंचाइयों पे ये मिलती हैं ये गैस। और इनका काम क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट इनका काम होता है कि यह सूर्य से आने वाली तेज परावैंगनिक किरण, जो परावैंगनिक किरणें होती है सूर्य से निकलती हैं और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती, मनुष्य के लिए खासकर। अगर देखिए ये ओजोन जो है ना, यही इन किरणों को रोक के रख लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। अगर ऐसा ना करे ना, तो ओजोन किरणें, अगर ओजोन विकिरण अगर पृथ्वी पे आ जाए तो समझ लीजिए कैंसर नामक बीमारी को जन्म दे सकता है, बहुत तेजी से होगा। तो वही यहाँ पे है, परावैंगनी विकिरण के कुछ अंश को ये अवशोषित कर लेता है। और इसकी बात की जाए कि जो ओजोन गैस होती है कितनी मोटाई में मिलती है, कितने एरिया में, तो पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये केंद्रित हैं। और वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से, अगर ये ओजोन गैस की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो देखिए दिक्कत क्या होगी। तो ओजोन गैस की मात्रा कम होने से सूर्य की परावैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसे भयानक बीमारी फैला सकती। तो अगर ये ओजोन गैस ना होती, ओजोन परत ना होती वायुमंडल में, तो ये जो परावैंगनिक किरणें हैं ये पृथ्वी में आसानी से आ जाती और कैंसर जैसे भयानक रोग फैलाने में सक्षम होती। तो ये दोस्तों आज मैंने वायुमंडल क्या है इसके बारे में समझा, और वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें उपस्थित हैं, उन गैसों के क्या काम हैं, क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, सारा कुछ मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसका एक वीडियो मैं अगला बनाऊंगा, एक नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम लोग समझेंगे वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल को कई भागों में बांटा गया है। तो जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, तो सारा कुछ हम लोग अगले नेक्स्ट पार्ट में समझने का प्रयास करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो दोस्तों हम लोग इसी तरह मिलेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, वायुमंडल की संरचना में। तो आप इजाज़त दीजिए, हम लोग आगे मिले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।